यस, इज माई स्क्रीन विजिबल टू ऑल? यस बेटा, मेरी स्क्रीन दिख रही है? फटाफट से। यस यस, ग्रेट। तो चैप्टर नंबर 2 कौन सा है हमारा? केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद केमिकल बॉन्डिंग। अगर हम बेटा केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले ये मुझे कौन बताएगा कि बॉन्डिंग क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय बॉन्डिंग? कंबाइनिंग, एब्सोल्युटली करेक्ट। एक तरह से हम इसको बोल सकते हैं कंबाइनिंग। एटॉमिक स्ट्रक्चर का क्या लिख रहे हो बिमला एंड हिमेश? बट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर अबाउट व्हाट? वो तो चैप्टर नंबर 2 नहीं था, उसको हुए तो हफ्ता हो गया, कहाँ रह रहे हो? बॉन्डिंग होता है बेटा जैसे दो चीजों के बीच में कंबाइनिंग पावर। जैसे अगर हमारे पास H2 है तो दो हाइड्रोजन एटम को जोड़ के रखने वाली चीज, दैट इज कंसीडर्ड एज बॉन्ड, उसको हम बोलते हैं बॉन्ड। अब इन दोनों को जोड़ के रखने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो रिस्पॉन्सिबल होगी ना। एनी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स वुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंबाइनिंग ऑफ दीज टू एटम, तो उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। दैट वुड बी कंसीडर्ड एज केमिकल बॉन्डिंग। और अगर बेटा हम मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या रहता है? स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल, कि किसी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे हम वाटर की बात करते हैं, वाटर का बेंट है स्ट्रक्चर। कैसा है? बेंट है। बेंट है तो इट मींस इसका स्ट्रक्चर की शेप ऐसी है। तो अब हमारा जो चैप्टर नंबर 4 है दैट इज अबाउट केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अच्छा, चैप्टर 2 पूछा था मैंने? अरे अरे अरे, चैप्टर 4 की बात। अच्छा, वो तो ठीक है फिर, एटॉमिक स्ट्रक्चर मुझसे ही गलत बोला गया। चैप्टर 4 करेंगे आज हम, ठीक है? चैप्टर 4 केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला। ठीक है, तो इसमें देखो कैसे करेंगे बेटा। आज हम थ्योरेटिकल पोर्शन ही करेंगे इसका। 3-4 थ्योरीज के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, जैसे हम तैयारी कर ही रहे हैं अपनी। अभी पेपर आज सबका प्रैक्टिकल था क्या? केमिस्ट्री का था सबका प्रैक्टिकल? केमिस्ट्री का कैसा हो गया? नहीं, सुबह वाले बैच वाले बच्चे कह रहे थे हमारा प्रैक्टिकल है। किसी का नहीं था? अच्छा, बायो का था। बायो का था। फिजिक्स का था किसी का। अच्छा, प्रैक्टिकल की डेट शीट फिर अलग अलग होती होगी। ग्रेट। फिजिक्स कैसा हो गया फिर? कैसा हो गया फिर? बहुत बेकार? ऐसा क्यों? बेकार क्यों हुआ? अच्छा था। अच्छा, किसी किसी का प्रैक्टिकल ही नहीं था, ठीक है। गुड, जिसका था उसका अच्छा हो गया, जिसका नहीं था उसका अच्छा नहीं, उसका हुआ ही नहीं मतलब। ठीक है, चलो सही है। अच्छा था, चलो ठीक है, अच्छी बात है बेटा, सही हो गया तो। चलो अब हम अपना केमिकल बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर वाला चैप्टर बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद द वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी को स्टार्ट करने से पहले तो वेस्पर की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो कौन बताएगा मुझे वेस्पर की फुल फॉर्म क्या होती है? यस, व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर द वेस्पर थ्योरी? बताओ, वेस्पर थ्योरी की फुल फॉर्म क्या है? पूरा? यस क्रिश, ये तो दो ही वर्ड हुए बेटा। ईपीआर का क्या मतलब बना यहाँ पे फिर? यस, वेरी गुड बिमला, वेरी गुड बेटा। V stand for valence shell इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, ये होती है हमारे पास वेस्पर थ्योरी। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, दिस इज कंसीडर्ड एज वेस्पर थ्योरी। इसी को हम वेस्पर थ्योरी बोलते हैं। अच्छा, किसने दी थी हमें वेस्पर थ्योरी?
हु डिस्कस्ड अबाउट द वेस्पर थ्योरी फर्स्ट? साइंटिस्ट कौन थे? यस, कौन से साइंटिस्ट ने दी थी बेटा? नहीं, लुइस ने बेटा, लुइस स्ट्रक्चर दिए थे, नॉट लुइस। फटाफट से गैस करो। हर्बर्ट नहीं। हाँ, सिडविक, बिल्कुल सही सानिया, सिडविक एंड पॉल। दिस वाज डिस्कवर्ड बाय सिडविक एंड पॉल इन द ईयर ऑफ 1940। 1940 के ईयर में सिडविक और पॉल ने वेस्पर थ्योरी को डिस्कवर किया था। सी देखो, 1940 में जब हमारा देश आजाद भी नहीं हुआ था, हम सोच रहे थे कब हमें अंग्रेजों से छुटकारा मिलेगा, लेकिन अभी तक हम उन्हीं की दी हुई थ्योरीज को स्टडी करते रहते हैं, ठीक है ना। सो बेसिकली छुटकारा तो कभी भी नहीं मिलेगा, ऐसा है ना, मिल ही नहीं सकता। सो इट वाज गिवन बाय सिडविक एंड पॉल इन द ईयर ऑफ 1940। तो वेस्पर थ्योरी, अच्छा क्यों डिस्कवर की थी उन्होंने? ऐसे ही शौक के लिए या कुछ था इसका रीजन? किस लिए यूज करते हैं हम वेस्पर थ्योरी को? यस, व्हाट इज द पर्पस? फटाफट से बेटा, क्या पर्पस है सेडविक थ्योरी को यूज करने का? शेप ऑफ कोवेलेंट टू अंडरस्टैंड अरेंजमेंट, बिल्कुल सही। इट इज बेस्ड ऑन द रिपल्सिव इंटरएक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, वेरी गुड जतिन, बिल्कुल सही। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। सो जनरली वेस्पर थ्योरी इज यूज टू प्रिडिक्ट द शेप ऑफ मॉलिक्यूल, यूज टू predict the shape and geometry of the molecule। किसी भी मॉलिक्यूल की शेप या ज्योमेट्री निकालने के लिए हम वेस्पर थ्योरी को यूज करते हैं, ठीक है। वेस्पर थ्योरी में सिंपल सी एक बात अभी हम याद रखेंगे, वेस्पर थ्योरी में क्या है? वेस्पर थ्योरी इज नोन एज वैलेंस शेल। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी डिस्कवर्ड बाय सिडविक एंड पॉल in the year of 1940 and used to predict the shape and structure of molecule। Okay, this is about the Vesper theory। अब वेस्पर थ्योरी जनरली बेस्ड होती है, हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट के साथ रिलेटेड है। शेप में बेटा एग्जैक्ट शेप आ जाता है, कई बार ज्योमेट्री क्या है, शेप और ज्योमेट्री वैसे तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। शेप में हम बोलेंगे ट्राइगोनल प्लेनर है, ट्रायंगुलर प्लेनर है, तो ज्योमेट्री में आप उसकी हाइब्रिडाइजेशन भी कंसिस्ट कर सकते हो कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, इन दिस वे, ठीक है, वो चीज आ जाएगी। क्लियर? यस बिमला। चलो हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में पूछूं व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, तो एक वर्ड में मेरे को हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कौन बताएगा?
क्रॉस मिक्सिंग, बिल्कुल सही। मिक्सचर, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या है? इंटरमिक्सिंग, यानी कि दो ऑर्बिटल की मिक्सिंग। हाइब्रिडाइजेशन को अगर हमें वन वर्ड में डिफाइन भी करना हो, वी कैन से दैट इट इज एन इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल। क्या है हमारे पास? इंटरमिक्सिंग है ऑर्बिटल की। सो हाइब्रिडाइजेशन इज डिफाइंड एज द मिक्सिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल बिलोंगिंग टू द सेम एटम, जो सेम एटम को बिलोंग करती है बेटा, बट हैविंग स्लाइटली डिफरेंट एनर्जीज, पर उसकी एनर्जीज थोड़ी डिफरेंट होती है ताकि रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सके। अब उनकी एनर्जीज जो मिक्स कर रहे हैं, जैसे एस और पी मिलके एसपी हाइब्रिडाइजेशन देते हैं, और ये जो ऑर्बिटल बनता है न्यू ऑर्बिटल, इसको हम बोलते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और ये इक्वल एनर्जी का होता है। इनमें इक्वल एनर्जी आती है, यानी कि एस भी 50% है, पी भी 50% है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। दो ऑर्बिटल्स को हम इंटरमिक्स करेंगे। वो दोनों ऑर्बिटल सेम एटम के भी हो सकते हैं, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी से, सो दैट अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस, ताकि रीडिस्ट्रीब्यूशन एनर्जी की हो सके। ठीक है। सो द न्यू ऑर्बिटल दस फॉर्म्ड आर नोन एज हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। देखो, अब हाइब्रिडाइजेशन से पहले एक चीज मैं आपको सिखाती हूँ। एस ऑर्बिटल है, एस में हमारे पास मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैक्सिमम कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। उसकी वन शेप पॉसिबल है, एस ऑर्बिटल की सिर्फ एक ही शेप पॉसिबल है, दिस वन, जिसको हम क्या कहते हैं? सफेरिकल शेप है। कैसी शेप पॉसिबल होती है इसकी? सफेरिकल। फिर आता है बेटा पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में हमारे पास मैक्सिमम होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन को 3 बॉक्सेस में हम रिप्रेजेंट करते हैं, और पी में 3 शेप्स पॉसिबल होती हैं। 3 शेप्स आर पॉसिबल। पीएक्स, पीएक्स का क्या मतलब होता है? वन लोब यू हैव टू ड्रॉ ऑन एक्स एक्सिस। ये जो फ्लावर सा मैंने बनाया ना, इसको हम लोब बोलते हैं। जब ये एक्स एक्सिस पे होती है तो वो पीएक्स का स्ट्रक्चर होता है। जब बेटा ये वाई पे होगी तो उसका पी वाई बोलोगे, एंड व्हेन इट इज ऑन जेड एक्सिस इट इज कंसीडरिंग एज पी जेड। ठीक है, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, ये हो गया पी के लिए। अब बात करते हैं डी की। डी में कितने होते हैं हमारे पास? डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन that will be filled in 5 boxes, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो इसकी बेटा 5 शेप्स पॉसिबल होती है। डी की कितनी पॉसिबल शेप्स है? 5 शेप्स। वेरी फर्स्ट वन इज डी एक्स वाई। एक्स और वाई के बीच में आप लोब्स बनाओगे इन दिस वे। एक आती है वाई जेड, वाई और जेड के बीच में, और एक आती है जेड एक्स, जेड और एक्स के बीच में। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी जेड स्क्वायर, एंड दिस इज कॉल्ड डी जेड स्क्वायर। इसके पास बेटा क्या होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं। ठीक है, मुझे पता है अभी किसी को क्लियर नहीं हुआ है, मैं एक बारी दोबारा बताती हूँ, फिर चैट बॉक्स देखेंगे। ठीक है, एक बारी दोबारा बताते हैं, फिर चैट पे जो भी बच्चे को प्रॉब्लम रहेगी वो डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, एसपी ऑर्बिटल में इंटरमिक्सिंग होती है, लेकिन उससे पहले हम शेप्स देखते हैं। एस में सिर्फ एक ही तरह की शेप पॉसिबल होती है, सफेरिकल शेप। पी में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और इसकी 3 शेप्स पॉसिबल हैं। जब आप लोब को, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? लोब। जब ये बेटा एक्स एक्सिस पे होगी, मान लो ये एक्स एक्सिस पे है, तो वो क्या आ जाएगा? पी एक्स बोलेंगे उसको। जब वाई पे है तो पी वाई, और पी जेड, जेड एक्सिस पे है तो ये पी जेड हो गई। ऐसे ही डी ऑर्बिटल के लिए मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, 5 शेप्स पॉसिबल। एक्स वाई वाली, वाई जेड वाली, जेड एक्स, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। ये 5 शेप्स हमारे पास डी के लिए भी पॉसिबल थी। ठीक है, ये क्लियर हुआ? अभी बताओ मुझे, अभी आ जाओ चैट पे। देखो किसको क्या चीज में दिक्कत आ रही है, वो बताएगा बच्चा मुझे अब। यस, डी का लास्ट 2 मैं अभी बता देती हूँ। डी के लास्ट 2 और बच्चे?
यस, और बाकी के मुस्कान, लक्ष्मी, मुकुल, देवेंद्र, जतिन, डी जेड स्क्वायर वाला, ठीक है बेटा। देखो, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पे क्या रहेगा बेटा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक्स और वाई एक्सिस पे ही आपको लोब बनानी है, एक्स एक्सिस पे लोब और वाई एक्सिस पे लोब। ये बन गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का। डी जेड स्क्वायर में जेड एक्सिस पे एक लोब बनाओगे और यहाँ पे इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो ये होती है डी जेड स्क्वायर की शेप। ठीक है, देखो ये इंपॉर्टेंट क्यों है नो जानना। ठीक है, डी को क्यों इसको बेटा हम पढ़ रहे हैं, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। जनरली जब आप हाइब्रिडाइजेशन अभी हम पढ़ेंगे ना, सी यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है बेटा, डी एस पी टू, 1D1S2P, तो उसमें लिखा हुआ है कि डी की डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली शेप है, और sp3d में लिखा हुआ है 1D मतलब डी जेड स्क्वायर वाला है। तो ये चीजें अगर हमें पता ही नहीं होंगी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या डी जेड स्क्वायर होता क्या है, वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये जो दोनों डी के लास्ट वाले ऑर्बिटल है ना बेटा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ये हेल्प करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। दीज बोथ टेक पार्टिसिपेट इन हाइब्रिडाइजेशन, ये पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली इन हाइब्रिडाइजेशन में। जब भी हम sp3d हाइब्रिडाइजेशन लिखते हैं या dsp3 करते हैं, तो ये d ऑर्बिटल डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या डी जेड स्क्वायर वाले ही होते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी अबाउट द शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल। क्लियर हुआ क्रिश? यस बेटा, इज इट क्लियर? यस, फटाफट से बोलो, इतने सुस्त क्यों हो आज, थक के आ गए हो, स्कूल में बहुत पढ़ाई कर ली थी। यस, स्कूल में बहुत ज्यादा काम मिला आज। यस मैम, वो मुकुल कह रहा है शायद स्कूल में थक गए थे हम। ठीक है, ये समझ आया ना सबको, चलें आगे। चलो, अब मैं आपको चार्ट समझाती हूँ हाइब्रिडाइजेशन वाला। पहले तो हम पेन का कलर चेंज करेंगे, क्योंकि व्हाइट पे व्हाइट तो कहीं नहीं दिखेगा, मुझे तो अभी भी कर्सर नहीं दिख रहा। ठीक है, इंक कलर लेते हैं रेड पेन, टीचर्स वाला पेन, रेड पेन। सो हाइब्रिडाइजेशन देखो बेटा, सबसे पहले आती है sp हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें 1s और 1p रहता है। ठीक है ना, 1s और 1p, और इसमें शेप रहती है लीनियर। शेप कैसी होती है, लीनियर। तो ये क्या है, AB2 टाइप मॉलिक्यूल। AB2 टाइप मॉलिक्यूल में शेप कैसी आएगी, लीनियर। sp2 में 1s और 2p, टोटल कितने आ गए, 3 ऑर्बिटल, यानी AB3 टाइप कॉम्प्लेक्सेस। शेप कैसी होगी 3 के लिए, ट्राइंगुलर प्लेनर। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्राइंगुलर प्लेनर। सो sp3, 1s और 3p, वो कितने हो गए, अब 4 हो गए टोटल। 4 पे, AB4 पे क्या होता है, टेट्राहेड्रल शेप्स। इट इज सेड टू बी टेट्राहेड्रल। DsP2, DsP2 का क्या मतलब है, 1D, 1s और 2p ऑर्बिटल। तो टोटल कितने हो गए, 2 3 4, ये भी कितने हैं, 4 वाले। 4 पे अब दो तरह की शेप होती है, 4 पे टेट्राहेड्रल भी पॉसिबल है और स्क्वायर प्लेनर भी पॉसिबल है। sp3d में कितना है, 1s है, 3p और 1d, यानी टोटल कितने हो गए बेटा, 5। तो कैसे मॉलिक्यूल, AB5, AB5 में शेप कैसी होगी, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। एक होती है sp3d2 और एक होती है d2sp3, उनमें 6 होते हैं, 6 पे शेप होती है ऑक्टाहेड्रल। एक बारी मैं आपको दोबारा बताती हूँ, देखो कैसे करते हैं। टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में क्या है, एक s ऑर्बिटल लेना है बेटा, एक p ऑर्बिटल लेना है। दो ऑर्बिटल होंगे तो मॉलिक्यूल होता है AB2 टाइप, और उसकी शेप कैसी होती है, लीनियर। शेप वुड बी लीनियर। sp2, एक s और 2p, यानी कि AB3, 3 ऑर्बिटल वाले, 3 पे शेप कैसी होगी, ट्राइंगुलर प्लेनर। अब 4 वाले पे कंफ्यूजन हो जाती है, 4 पे दो तरह की शेप पॉसिबल है।
एक टेट्राहेड्रल और एक स्क्वायर प्लेनर। तो शेप निकालने के लिए आपको पहले उसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना। यू हैव टू कंक्लूड द हाइब्रिडाइजेशन फर्स्ट। तो टेट्राहेड्रल शेप भी पॉसिबल है 4 के लिए और स्क्वायर प्लेनर भी। हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो तो शेप होती है बेटा टेट्राहेड्रल, ठीक है। शेप कैसी होती है टेट्राहेड्रल। अगर dsp2 हो, अब देखो dsp2 में जो d ऑर्बिटल लिया गया है वो डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला है, क्योंकि हमें तो पता है ना डी के 5 शेप्स पॉसिबल है। तो उन 5 शेप में से जो डी ऑर्बिटल चूज किया गया दैट इज डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। उसने इंटरेक्ट किया 1s और 2p के साथ और स्ट्रक्चर कैसा रहा स्क्वायर प्लेनर। ऐसे ही sp3d, अब जो d यहाँ पे लिया गया वो d z स्क्वायर वाला था। जनरली जब हम d को बेटा पहले यूज करते हैं तो d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लेते हैं। जब d एंड में यूज होता है तो d z स्क्वायर यूज होता है। ये थोड़ा सा आप ऐसा क्या कह सकते हैं माइंड में रख सकते हो, लर्न कर सकते हो उसको। तो 5 पे शेप कैसी होती है ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। sp3d2 और d2sp3 जब 6 ऑर्बिटल आते हैं तब शेप कैसी होती है ऑक्टाहेड्रल। अभी बताओ इस टेबल में क्या कंफ्यूजन हो रही है, कंफ्यूजन तो हो रही होगी। अब बताओ क्या दिक्कत आ रही है, फिर हम उसी को डिस्कस करेंगे दोबारा। यस, लेट मी नो। नहीं एंगल की जरूरत नहीं है, नहीं जतन एंगल की जरूरत नहीं है। वैसे जनरली तो पता है आपको 360 रहता है। लीनियर में अगर दो है तो 180 में डिवाइड होंगे, ठीक है। जस्ट अ मिनट, स्क्वायर प्लेनर में डाउट है। स्क्वायर प्लेनर में क्या होता है बेटा, स्क्वायर प्लेनर में हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन है दैट वुड बी DsP2। हाइब्रिडाइजेशन DsP2 है। ये कैसे निकालते हैं ये मैं आपको क्वेश्चंस के थ्रू बताऊंगी, ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू डी लास्ट की टू होती है बेटा sp3d2 और d2sp3, यानी कि स्क्वायर वो आ जाती है ऑक्टाहेड्रल। एक s का 3p और 2d टोटल 6 रहेंगे तो वो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल शेप के हो जाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? यस, लेट मी नो फटाफट से। यस, एंगल देखो कैसे आ रहे हैं। एंगल का क्या है बेटा, एंगल टोटल ओवरऑल 360 रहता है, ठीक है। आपको पता है ओवरऑल एंगल 360 होगा। अब लीनियर है, दो पोर्शन में डिवाइड है तो इतना 180 हो गया। अगर 360 को 3 पोर्शन में डिवाइड कर दिया तो वो 120 हो जाता है ना। और ऐसे ही यहाँ पे टेट्राहेड्रल में एंगल 109 डिग्री 28 होता है क्योंकि इसकी शेप ही ऐसी होती है। और स्क्वायर प्लेनर में 4 में डिवाइड किया तो 90। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल में इधर वाले तो 90 होते हैं, ऐसे 3 वाले 90 होते हैं, बाकी के दो 120 पे। ये 90 पे और दो 120 पे रहते हैं। और इसमें ऑक्टाहेड्रल में सारे 60 हो जाते हैं। तो इसको लर्न करने की जरूरत नहीं है, एंगल वगैरह पे क्वेश्चन नहीं पूछते। ऑल्दो आपको ये है कि एंगल ओवरऑल में 360 होता है तो जैसे जैसे चीजें आती रहेंगी उससे डिवाइड करेंगे, ठीक है। यस क्लियर। यस बेटा हिमेश। ओके, एनी अदर क्वेरी इन दिस? ठीक है चलें आगे। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमें इतना थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें क्या बताया गया है कि जितने टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे वो इक्वल होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल के, कि जितने बॉन्डिंग होते हैं उतने एंटी बॉन्डिंग में वो बट जाते हैं, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में बटते हैं। इलेक्ट्रॉन को हम उसकी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑर्बिटल एनर्जी में फिल करते हैं। तो इसको इतना करने की जरूरत नहीं है। देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमें क्या करना है, लेट मी चूज ओनली व्हाइट पेन, ठीक है। देखो बेटा एमओ में हमारे पास मेन चीज क्या है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है हमें। बट वी हैव टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर में क्या रहेगा, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन,
बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को निकालना है और डिवाइडेड बाय 2। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन करा माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को डिवाइड करेंगे 2 से। अब बात आती है कि बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते कौन से हैं। व्हाट आर बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये कौन बताएगा मुझे, क्या होते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन? यस, लेट मी नो। बताओ फटाफट से। सिग्मा पाई? नहीं, सिग्मा पाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा हिमेश यहाँ पे, सिग्मा और पाई वाले नहीं। बॉन्ड मेकिंग इलेक्ट्रॉन एंड बॉन्ड ब्रेकिंग इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं होता क्रिश। बॉन्ड ब्रेकिंग तो नहीं होते एंटी बॉन्डिंग। कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इन इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन मेकिंग बॉन्ड, वो तो हो गए बॉन्डिंग। तो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्विंग इन ब्रेकिंग इलेक्ट्रॉन, मेकिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड ब्रेकिंग इलेक्ट्रॉन नहीं। मुकुल ये तो ठीक है बेटा, इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन मेकिंग बॉन्ड, उसके अलावा एंटी बॉन्डिंग कौन से हुए फिर? इन मेकिंग बॉन्ड इट रिमेन्स फ्री एंड फॉर्म नो बॉन्ड। देखो इसमें कैसे हम डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को। लेट्स टेक अ वेरी इजी एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं हम। देखो बेटा, कोई भी एक स्टूडेंट का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो ये एक स्टूडेंट था, कौन सा स्टूडेंट था जिसका लास्ट मैसेज होगा उसी का नाम रख लेते हैं। किसका है लास्ट मैसेज? हिमेश का। ठीक है, लेट अस सपोज ये हिमेश है। ठीक है, हिमेश इज व्हाट वी कैन से ग्राउंड स्टेट में बैठा है, ये आराम से चुपचाप बैठा है अपने ग्राउंड स्टेट में, पढ़ाई कर रहा है। ठीक है, ही इज डूइंग वेरी हार्ड वर्क, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा है। अब इससे ऊपर वाला बच्चा जैसे कि जतिन है, जतिन हिमेश के पास आता है और जतिन हिमेश को क्या बोल रहा है कि यार तुम्हारे मजे हैं, तुम थोड़ा सा भी पढ़ते हो ना तुम्हारे अच्छे नंबर आ ही जाते हैं। लेकिन जतिन अपने वो बोल रहा है कि मैं तो बहुत ज्यादा पढ़ता हूँ फिर भी मेरे अच्छे नंबर नहीं आते, और मेरे पेरेंट्स भी इतने स्ट्रिक्ट हैं, वो क्या करते हैं, वो मुझे स्कूल भी भेजते हैं, वो मुझे ट्यूशंस भी भेजते हैं, और वो मुझे कहते हैं ऑनलाइन कोचिंग भी ले। तो जतिन ने हिमेश को सारा बोल दिया कि तुम्हारा सही है लाइफ, तुम थोड़ा पढ़ोगे तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। अब हिमेश को तो लग रहा है ये सही बोल रहे हैं। अभी जतिन ने हिमेश को क्या किया, बहुत सारा पंप किया, अब हिमेश आ गया हवा में। ठीक है, हिमेश हवा में उड़ने लग गया कि अच्छा वाकई मेरी लाइफ तो बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, ऐसा हो गया। अभी इमेज क्या आ गया, एक्साइटेड हो गया, तो वो चला गया एक्साइटेड स्टेट में। तो बेटा जब वो ग्राउंड स्टेट पे था तब तो था वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब जैसे ही उसको थोड़ी सी एनर्जी या थोड़ा सा पंप मिला, वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया और क्या बन गया, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब एक और चीज, जब ग्राउंड पे था तो गिरने का डर नहीं था, अपना पढ़ रहा था बैठा हुआ, कोई चीज की चिंता नहीं थी उसको, तो वो स्टेबल था। अब जैसे ही हवा में गया तो क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया ना। तो यही चीज होती है बेटा, जो बॉन्ड न्यूक्लियस के पास होते हैं, न्यूक्लियस की इंटरेक्शन में रहते हैं, वो तो होते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग ऑर्बिटल या बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेकिन जैसे ही उनको थोड़ी सी एनर्जी मिलती है और वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं, उनको बोला जाता है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। क्लियर हुई बात? यस हिमेश और जतिन, क्लियर हुई? यस, इज इट क्लियर और नॉट? यस, बाकी बच्चों को तो इस चीज को, इस यही चीज का एग्जाम्पल दिमाग में रखना है और इसको ऐसे ही याद कर लो। इफ्फत, वेरी नाइस नेम इफ्फत। यस, ग्रेट गौरव, दीपक, वेरी गुड बेटा। ठीक है, तो यही चीज है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का हमारे पास फिर क्या फॉर्मूला है, बॉन्ड ऑर्डर हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ
एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय 2, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाता है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, एक चीज और क्या रहता है कि ये जो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, देखो हमारे पास पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। पेपर में आपके पास ना तो ऐसा कोई क्वेश्चन आने वाला है कि वेस्पर थ्योरी पे आप पूरा वो लिख दो, क्या बोलते हैं उसको, नोट लिख दो, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पे नोट लिख दो, ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। जनरली क्वेश्चन कैसे आते हैं, SF6 मॉलिक्यूल दे रखा है, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी, इसकी शेप क्या होगी। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये चीज आती है हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। बॉन्ड ऑर्डर, व्हाट इज द बॉन्ड ऑर्डर यूजफुल, अभी बताती हूँ बेटा। बॉन्ड ऑर्डर पे ही क्वेश्चन आता है, जनरली हमारे पास क्वेश्चन ही बॉन्ड ऑर्डर के ऊपर आता है कि आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। बॉन्ड ऑर्डर एक चीज से उसकी स्ट्रेंथ बताता है, इट टेल्स अस अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ द ऑर्बिटल, कि किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रेंथ क्या है, दैट इट इज टेल अस अबाउट। ठीक है, तो वही चीज है व्हाट इज बॉन्ड। हाँ, SF6 हाइब्रिडाइजेशन और शेप, इस तरह का क्वेश्चन आएगा, या फिर आएगा हमारे पास बॉन्ड ऑर्डर निकालने का ही। जैसे O2 है, N2 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, व्हाट वुड बी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दिस। तो अब हम बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल रहे हैं, इस फॉर्मूला से। ठीक है, अब बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए सिर्फ बेटा हमें 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लर्न रखना है। ओनली 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वी हैव टू बी रिमेंबर। वो 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कौन सी हैं, ये कब बताएंगे हम आपको, अगली क्लास में। ठीक है ना, जैसे वो मूवी थी ना, बाहुबली ने नहीं, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था, वो पहले मूवी में नहीं बताया था ना, बताया था कोई, सस्पेंस रखा था ना, तो बाद में बताया। तो ऐसे ही अभी इस क्लास में सिर्फ थ्योरेटिकल पोर्शन करेंगे, निकालते कैसे हैं ये वाला सस्पेंस हम नेक्स्ट क्लास के लिए रखते हैं, क्योंकि तुम सब फिर नेक्स्ट क्लास में भी आओ, उसके लिए भी हमें ये चीजें रखनी है। ठीक है ना, सो दैट्स द थिंग। या तो फिर ये चीज हम तब सीखेंगे। अभी हम एक और अपना करते हैं डायपोल मूवमेंट का टॉपिक। देखो बेटा, डायपोल मूवमेंट क्या है, डायपोल मूवमेंट इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल म्यू। म्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इंटू डी। क्यू क्या है बेटा, क्यू होता है चार्ज, और डी क्या रहता है, डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि डायपोल मोमेंट हमें क्या बताता है, कोई H और Cl है, इसके चार्जेस के बीच में कितना चार्ज है और कितना डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, दैट इज गिवन बाय डायपोल मोमेंट, क्यू इंटू डी। देखो, अ मॉलिक्यूल विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एंटर एन इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड डायपोल मोमेंट। तो हम यहाँ से सिंपल इतना ही लिखेंगे कि डायपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस सेपरेटिंग द सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, और जो उनके डिस्टेंस को सेपरेट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव को। तो डायपोल मोमेंट हमारे पास क्या हो गया, क्यू इंटू डी। ये चीज क्लियर हुआ। अब देखो, डायपोल मोमेंट पे इस तरह के कभी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि क्यू वैल्यू दे रखी है या डी वैल्यू दे रखी है तो डायपोल मोमेंट निकालना है। डायपोल मोमेंट के ऊपर बेटा जनरली क्वेश्चन कैसे आता है, ऑन द बेसिस ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। उनमें क्वेश्चन आता है पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बेस पे। अब हम बात करेंगे पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं। पोलर कौन से होते हैं बेटा, जिसमें डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, द वन इन विच डायपोल मोमेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। अब डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो किस में होगी, जिसमें चार्ज सेपरेशन ज्यादा होगा। जैसे HCl है, HCl में H पे पॉजिटिव चार्ज और Cl पे नेगेटिव चार्ज, तो कोई ना कोई क्यू वैल्यू जरूर होगी, इसका चार्ज सेपरेशन जीरो के इक्वल नहीं हो सकता। जब ये चीज जीरो के इक्वल नहीं होती तो डायपोल मोमेंट भी जीरो नहीं होता। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं, HCl हो गया, NaCl हो गया, KCl हो गया, ये सारे क्या रहते हैं हमारे पास, पोलर कंपाउंड। अब नॉन पोलर कंपाउंड कौन से होते हैं बेटा, नॉन पोलर वो होते हैं जिसमें डायपोल मोमेंट जीरो के इक्वल आ जाए। यानी कि जैसे H2 है, N2 है, H2 में हम क्या लिखते हैं,
कि एक पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है और एक पे नेगेटिव चार्ज है, ठीक है ना, वन इज कैरिंग पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड अदर वन इज कैरिंग पार्शियली नेगेटिव चार्ज। तो लेकिन इनका क्यू वैल्यू, क्यू सेपरेशन जो है वो बहुत कम होता है, जैसे कि 0.001 होगा, तो उसको अप्रोक्सीमेटली हम 0 ही ले लेते हैं। तो अगर क्यू वैल्यू 0 हो गई तो डायपोल मोमेंट भी हमारा क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। डायपोल मोमेंट इज ओनली 0। तो नॉन पोलर कंपाउंड में हमारा डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पोलर में डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 और नॉन पोलर में डायपोल मोमेंट इक्वल टू 0। पोलर के एग्जांपल HCl जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई हो, और नॉन पोलर के एग्जांपल H2N2 जो सेम सेम हो। क्लियर? यस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, आई एम गेटिंग अ कॉल, जस्ट यस, सॉरी फॉर द एक्सक्यूज, ठीक है। एनी एक्सेप्शन, एक्सेप्शन नहीं है अभी इसमें, तो बिमला कोई एक्सेप्शन नहीं रहेगी। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा सबको। पोलर और नॉन पोलर क्लियर है? कैन इट बी नेगेटिव? इसमें नेगेटिव वैल्यू हो सकती है, यस यू कैन से इट वुड बी नेगेटिव डायपोल मोमेंट को, ठीक है। बट ज्यादातर आपको सिर्फ नॉट इक्वल टू 0 और इक्वल टू 0 लिखना है। आप नेगेटिव और पॉजिटिव का केस नहीं लिखो, क्योंकि मैंने यही बताया ना बेटा क्रिश, कि क्यू की वैल्यू या डी की वैल्यू हमारे पास म्यू की वैल्यू निकालना नहीं आता। इस पे सिर्फ पोलर और नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट ही हम करेंगे। तो अगर आपको दिख रहा है HCl है, NaCl है, KCl है, तो वो एग्जैक्टली आपके पास क्या रहेगा, पोलर और नॉन पोलर ही रहेगा। और म्यू वैल्यू अगर 0 है तो वो हमारे पास क्या रहेगी, H2N2 है तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 ही हो जाएगा वो, ठीक है। सेम है तो 0। क्लियर ये बात? अब देखो एक चीज डिस्कस करते हैं एज अ समरी। अरे अरे, जस्ट अ मिनट। हाँ, देखो आज की क्लास की एक हम समरी बनाते हैं पहले तो।
ये आज की क्लास की समरी और अपकमिंग क्लास का वर्क। ठीक है, देखो सबसे पहला वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी मीन्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी गिवन बाय सिडविक एंड पॉल in the year of 1960, 1940, used to predict the shape and geometry of the molecule. यहाँ hybridization भी कहेंगे हम, shape and geometry of the molecule. Second बात hybridization. Hybridization यानी कि mixing of two atomic orbital sp sp2 sp3 dsp2 sp3d2 d2sp3 और कौन सी रह गई, और dsp2 sp3d। सिर्फ यही हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास पॉसिबल है। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी थी हमने, ये हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। थर्ड हमने पढ़ा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसमें हम निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइडेड बाय 2। और फोर्थ पे हमने पढ़ा डायपोल मोमेंट। डायपोल मोमेंट यानी कि म्यू वैल्यू, म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू डी। ठीक है, क्यू इंटू डी। तो इसमें हमने पोलर और नॉन पोलर के बारे में पढ़ा। यस, डायपोल मोमेंट यानी कि उसमें पोलर और नॉन पोलर कंपाउंड। डायपोल मोमेंट में पोलर एंड नॉन पोलर। पोलर में हमने क्या पढ़ा, डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो, नॉन पोलर में डायपोल मोमेंट इक्वल टू जीरो। पोलर का एग्जांपल HCl, नॉन पोलर का H2। तो आज की ये चार थ्योरी में किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो तो प्लीज आस्क। Yes, anyone having any doubt in all these four theories, please ask. देखो बिल्कुल सही है क्रिश, ये चीज है हाइब्रिडाइजेशन। अभी यही चीज मैं बताने वाली हूँ। समरी बोली और अपकमिंग क्लास का वर्क क्या बोला। देखो बेटा, जो हमारी सैटरडे को क्लास होगी ना, उसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालते कैसे हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर निकालना कैसे है और इसका एनर्जी डायग्राम कैसे बनाना है वो मैं बताऊंगी। ठीक है ना, दैट वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास। अभी हमने सारी ये थ्योरीज पढ़ी, वेस्पर पढ़ी, हाइब्रिडाइजेशन पढ़ी, एमओ पढ़ी। पहले हमने थ्योरी पढ़ी, फिर अब हम क्या करेंगे, इनके क्वेश्चंस। हर एक का एक एक क्वेश्चन करके कि हाइब्रिडाइजेशन कैसे, sp3 ही कैसे आया, ठीक है, sp2 कैसे आया, तो दैट वुड बी कंसीडर्ड। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यस, ठीक है, वेस्पर है, हाइब्रिडाइजेशन है और एमओ है। चलो एक क्वेश्चन है हमारे पास, इन SF6 मॉलिक्यूल विच सेट ऑफ डी ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व। डी ऑर्बिटल के कौन से सेट इन्वॉल्व होते हैं, ये कौन बताएगा मुझे। विच सेट ऑफ डी ऑर्बिटल इज इन्वॉल्व। यस, अभी मैंने बताया था जब हम इसको पढ़ रहे थे ना, तो मैंने ये बात करी थी, किसी को याद है। यस, एनीवन रिमेम्बर अबाउट दैट। कैसे ढिल्ले बच्चे हो तुम, रिप्लाई नहीं कर रहे। सी कैसे बेटा, मैंने अभी एक बात दिखाई थी, उसमें मैंने बोला भी था जब डी ऑर्बिटल की शेप लिखी थी, देन आई ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट दिस। इट इज ए।
ए बोला था मैंने बताया था ना, ए था हमारे पास दैट डी एक्स स्क्वायर माइनस फाइव स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो डी ऑर्बिटल की इन्वॉल्व करती हैं जनरली हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, अभी एक देखो, आपको हाइब्रिडाइजेशन का एक छोटा सा ट्रेलर बता देते हैं कैसे निकालते हैं। SF6 में एस होते हैं बेटा 16, एस के कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। ठीक है, ये हाइब्रिडाइजेशन तो आती है सबको। तो अब देखो इसको फिल कैसे करेंगे हम, 3s2 3p में 4 भरने हैं आपको और 3d में खाली छोड़ने हैं क्योंकि 3p4 है। अब मान लो ये बच्चे थे 9th क्लास के, ठीक है, ये जो 6 पहले से ऑलरेडी बैठे हुए हैं ये 9th क्लास के स्टूडेंट है। अब मेरे को क्या ऑर्डर आया कि हमें 10th के भी बच्चे बिठाने हैं और ऐसे बिठाने हैं कि एक 9th का और एक 10th का हो। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो पहले सिंगल डबल डबल बैठे थे उनको उठा के आपने दूसरे बेंच पे शिफ्ट कर देना है, डी वाले पे। तो अब 6 सीटें 6 10th के बच्चों के लिए खाली कर दो, 1 2 3 4 थी पहले, 5वें और छठे यहाँ पे आ गए। अब ये जो F6 है, यानी कि ये जो 6 F हैं ये 10th क्लास के बच्चे हैं। अब ये सिंगल सिंगल 9th के साथ आके बैठ जाएंगे इस तरह से। तो ये हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई हमारे पास, S का एक, P के तीनों ऑर्बिटल आए और D के 2। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या रही, sp3d2। तो इस तरह से हम ये कंसल्ट करते हैं कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन आती है। सो इन दिस वे यू विल गेट द हाइब्रिडाइजेशन। बताओ क्लियर हुई ये बात, sp3d2? यस, नहीं क्लियर हुआ गौरव? ये क्या, रिपीट ओके करती हूँ। देखो बेटा कैसे है इसमें, सी SF6 पे आपको क्या करना है, SF6 था हमारे पास तो पहले S की हाइब्रिडाइजेशन लिखी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। 3s में पहले 2 इलेक्ट्रॉन थे और हमारे पास कितने थे, 3p में थे 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 3s में कितने थे 2 और 3p में थे 4। पहले क्या बोला गया कि सिंगल सिंगल कर लो सबको, s का एक ऑर्बिटल उठ के d में चला जाएगा, p का भी एक उठ के d में चला जाएगा। अब 6 के 6 सिंगल हो गए, मतलब 6 फ्लोरीन के लिए पोजीशन बच गई, तो वहां पे आपने एक एक फ्लोरीन का एटम आके लगा देना है। तो उसमें s का एक ऑर्बिटल, p के 3 और d के 2 इन्वॉल्व थे, तो उससे हमें क्या बोला कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, sp3d2। क्लियर हुआ? ये बहुत सारे एग्जांपल्स है, नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, ये थोड़ा टाइम बच गया था तो मैंने करा दिया। इलेक्ट्रॉन्स और d ऑर्बिटल, सो व्हाई वी आर यूज्ड sf नॉट sd। sd तो sd तो बोला बेटा, sf कहाँ यूज किया है? मुझे क्रिश आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया, नेक्स्ट क्लास में बता देंगे हिमेश। लुईस डॉट स्ट्रक्चर तो बहुत इजी है। क्रिश आई एम नॉट गेटिंग योर क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन d ऑर्बिटल के हैं तो मैंने sp3d2 यूज किया बेटा, f तो यूज ही नहीं किया। इन क्वेश्चन वो तो फ्लोरीन एटम है बेटा उसका, दैट इज अकॉर्डिंग टू द फ्लोरीन एटम।
वो फ्लोरीन एटम दिया गया है, वो एफ ऑर्बिटल नहीं यूज किया, वो है फ्लोरीन एटम। ओके, हाँ, तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, ठीक है, विद सम ऑफ द क्वेश्चंस। We will discuss some of the questions in the next class. Okay, then bye bye everyone, take care. आई होप ये सबको समझ आया होगा, कुछ क्वेश्चंस करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय। यस, बाय बाय एवरीवन। Just a minute, let me end the recording first. Bye बेटा, bye.